जुआन ने मेरी आंखों में देखा और चिल्लाया, उस लड़के के साथ जा। लेकिन जब जज ने फैसला पढ़ा, पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जुआन के महंगे वकील, जो 18,000 रुपये की शानदार सूट पहने हुए थे, भी पीला पड़ गए। 22 साल के शादीशुदा जीवन में मैंने कभी अपने पति को ऐसी स्थिति में नहीं देखा। आधा सदमा, आधा डर, और एक ही समय में सालों बाद मैं सच में मुस्कुराई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और कमेंट में बताओ कि तुम हमें कहाँ से देख रहे हो। हमें यह जानकर खुशी होती है कि हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ पहुँचती हैं। सब कुछ 3 महीने पहले एक सामान्य मंगलवार को बिखर गया। मैं रात का खाना बना रही थी जब जुआन जल्दी घर आया। यह अजीब था। आमतौर पर वह रात के 9 बजे तक दफ्तर में रहता था, कभी कभी और भी देर। पिछले कुछ सालों में हम मुश्किल से एक साथ खाना खाते थे। मुझे याद है कि मैं गाजर काट रही थी जब वह रसोई में आया। हमें बात करनी है, लुइसा। उसकी आवाज़ की ठंडक ने मेरे पेट में एक खालीपन पैदा कर दिया। मैंने चाकू रखा, अपने हाथों को एप्रन में साफ किया और मेज़ पर बैठ गई। जुआन खड़ा रहा, अपने हाथों को क्रॉस किए, बिना मेरी ओर देखे। मैं जा रहा हूँ, 2 शब्द, इतनी सरलता से जैसे वह मुझे बाजार जाने की बात बता रहा हो। क्या हुआ? मैं बोली, मैं इस शादी को नहीं चाहती। यह खत्म हो गया है। अब मैं वो महसूस नहीं करती जो पहले करती थी। मैं किसी और से प्यार कर रहा हूँ। समय जैसे थम गया। 22 साल एक साथ कुछ शब्दों में समेट दिए गए जो मेरे चेहरे पर पत्थरों की तरह पड़े। मैंने सामने खड़े आदमी को देखा, उसे पहचानने की कोशिश करते हुए। जो मैंने 2 दशकों पहले प्यार किया था, मैं नहीं पहचान पाई। वह कौन है? मैंने अपनी आवाज़ की शांति पर चकित होकर पूछा। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसने चिढ़ते हुए कहा। सोफिया, मेरी सहायक। बिल्कुल, वह 60 साल की युवती जिसे मैंने 6 महीने पहले नियुक्त किया था। सुंदर, उस ऊर्जा के साथ जो मैंने कभी न कभी अपने बेटे की परवरिश, घर की देखभाल और जुआन के निर्माण व्यवसाय के पहले कठिन वर्षों के दौरान खो दी थी। जुआन, हमारे पास एक बेटा है, हमारे पास एक साथ जीवन है। हमने यह सब मिलकर बनाया है और तुमको जो मिलना चाहिए वह मिलेगा। उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं न्याय दूंगा, लेकिन मेरा फैसला पहले ही हो चुका है। उसी रात उसने एक सूटकेस पैक किया और चला गया। जब सैंटियागो, हमारा 17 साल का बेटा, एक दोस्त के घर से आया, मुझे उसे बताना पड़ा कि उसका पिता हमें छोड़कर चला गया। उसकी उलझन भरी नज़रें गुस्से में बदल गईं, फिर दर्द में। हम चुपचाप सोफे पर देर तक बैठे रहे। अगले दिन एक धुंधली तस्वीर थी। जुआन ने अपने वकील को तलाक के कागजात और शर्तों के साथ भेजा। मुझे एक छोटी सी पेंशन और एक छोटे से अपार्टमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता। बाकी सब, वह घर जहां हम रहते थे, निर्माण कंपनी, गाड़ियां, बचत, सब कुछ उसके पास रह जाएगा। आखिरकार दस्तावेजों के अनुसार वही था जिसने यह सब पाने के लिए मेहनत की थी। मैं बस एक गृहिणी थी। 22 साल की मेरी जिंदगी एक पल में मिट गई। जैसे मैंने अपनी करियर की बलि दी ताकि वह अपना बना सके। जैसे मैंने अपनी दादी के गहने बेचकर उसके पहले व्यवसाय को वित्तीय सहायता दी। जैसे मैंने रात रात भर जागकर उसके लिए सभी काम किए जब वह बाहर था। मैंने 3 अलग-अलग वकीलों से सलाह ली। सभी ने वही कहा, यह एक कठिन लड़ाई होगी। मेरे योगदान के कोई दस्तावेजिक सबूत नहीं थे। सब कुछ उसके नाम पर था। शायद मुझे बस न्यूनतम मिलेगा। कार्मेन, मेरी विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी दोस्त, गुस्से में थी। तुम यह मान नहीं सकती लुइसा, अगर तुम न होती तो उसके पास कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं? मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है, मैंने थक कर कहा। आंद्रिया रेस को नियुक्त करो, उसने दृढ़ता से कहा। वह बहुत तेज है। मैंने देखा है कि अदालतें क्या करती हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकती है तो वह वही है। आंद्रिया रेज को नामांकित किया गया था, जिसे असंभव मामलों की वकील माना जाता था। उसके पास जुआन के वकील की तरह संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक और महत्वपूर्ण चीज थी, न्याय के प्रति जुनून और तेज बुद्धि। जब हमारी मुलाकात हुई, उसने मुझे झूठी उम्मीदें नहीं दी। यह कठिन होगा श्रीमती लुइसा,
लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इसी तरह हमारी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। हमने वर्षों में मेरे योगदान के सभी सबूत इकट्ठा किए, पूर्व कर्मचारियों के गवाह जो मुझे कंपनी में काम करते हुए देखते थे, उन आयोजनों की तस्वीरें जहां मैं स्पष्ट रूप से व्यवसाय में साझेदार के रूप में शामिल थी, केवल जुआन की पत्नी के रूप में नहीं, विवाह के शुरू में उसके व्यक्तिगत खाते में किए गए जमा के रिकॉर्ड। इस बीच जीवन एक अजीब गति से जारी रहा। सैंटियागो ने अपने आप को समेट लिया, पढ़ाई में एक लगभग बीमार तीव्रता के साथ लगा रहा। जुआन ने शायद ही उसे फ़ोन किया। जब वह उससे मिलने की कोशिश करता, सैंटियागो मना कर देता। चोट बहुत गहरी थी। 1 महीने बाद जब जुआन घर से चला गया, मैं मॉल गई और उसे देखा। सोफिया, उसके साथ हाथ में हाथ डाले, हंसते हुए उसने एक कंगन पहना हुआ था, जिसे मैंने तुरंत पहचाना। मैंने उसे अपनी बगल की मेज पर खुला छोड़ दिया था, हमारे शादी की सालगिरह के लिए एक अप्रत्यक्ष इशारा। जुआन कभी अकेला उपहार चुनने में अच्छा नहीं था, लगता है कि उसके साथ उसने सीख लिया था। मैंने एक खंभे के पीछे छिपकर देखा, महसूस करते हुए कि मेरे दिल के टूटने का एहसास एक बार फिर हुआ। 22 साल, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उस रात मैंने इतना रोया कि मेरी आंखों में और आंसू नहीं बचे। फिर मैंने उठकर शीशे में खुद को देखा और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने जो कुछ भी बलिदान दिया है, उसके बाद नहीं। तलाक की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जुआन मोल भाव में और भी आक्रामक होता जा रहा था, जैसे हर बीतता दिन उसे और भी कठोर बना रहा हो। वह आदमी जिसने एक दिन मुझसे सच्चे प्यार का वादा किया था, अब मुझसे नफरत करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आंद्रिया ने एक दिन मुझसे कहा, उसे डर है। ऐसे पुरुष जैसे तुम्हारे पति जब महसूस करते हैं कि वे नियंत्रण खो रहे हैं, तो खतरनाक हो जाते हैं। और फिर 2 हफ्ते पहले मुझे एक अनपेक्षित फ़ोन कॉल मिली। एक विदेशी लहजे वाली पुरुष आवाज़। मैडम लुइसा सैंटोस, मेरा नाम रॉबर्टो मोंटेस है। मैं आपके चाचा एंटोनियो विलियागास का वसीयत अधिकारी हूँ। यह कोई गलती होगी, मैंने जवाब दिया। मेरे पास ऐसा कोई चाचा नहीं है। वह आपकी दादी के भाई थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पुर्तगाल में बिताया। वह 1 महीने पहले निधन हो गए और उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट वसीयत छोड़ी। मेरे मस्तिष्क में एक धुंधली याद ताज़ा हो गई जब मेरी माँ ने उस चाचा के बारे में जिक्र किया था जो युवा अवस्था में प्रवास कर गए थे। और इससे मेरा क्या लेना देना, मैंने पूछा। श्रीमान एंटोनियो ने अपनी सारी दौलत आपको छोड़ दी है मैडम, आप उनकी एकमात्र भतीजी हैं। सन्नाटा। मैं जो सुन रही थी उसे समझ नहीं पा रही थी। दौलत? कौन सी दौलत? पुर्तगाल में संपत्तियां, विविध निवेश, कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी। प्रारंभिक आकलन लगभग 4 मिलियन यूरो, यानी 80 मिलियन भारतीय रुपए का है। 80 मिलियन रुपए। मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। क्यों? यह मेरे लिए क्यों? उसकी वसीयत में श्री एंटोनियो ने लिखा था कि 30 साल पहले जब वह ग्वाडलाजारा आए थे, आप ही परिवार में एकमात्र व्यक्ति थीं जिसने उन्हें सच्चे प्यार से स्वागत किया। आप बहुत छोटी थीं, शायद आपको यह याद नहीं होगा। फिर एक झलक में मैंने याद किया कि एक वृद्ध व्यक्ति जब मैं लगभग 12 साल की थी, हमारी घर आया था। मेरे माता पिता हमेशा व्यस्त रहते थे, उनके पास उसके लिए समय नहीं था, लेकिन मुझे उसकी पुर्तगाल की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। मैंने एक पूरा हफ्ता उसे शहर दिखाने में बिताया, उसे उन जगहों पर ले गई जिनमें मुझे खूबसूरती नजर आती थी, उसके अनुभवों और सलाहों को सुनती रही। श्रीमान एंटोनियो ने आपकी दयालुता नहीं भुलाई, रॉबर्टो ने आगे कहा। वह दूर से अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने आपके विवाह और आपके बेटे के जन्म के बारे में सुना। वह दूर के रिश्तेदारों के माध्यम से जानकारी रखते थे। 3 दशकों पहले की एक छोटी सी दयालुता। और अब यह दस्तावेज अगले हफ्ते भारतीय अदालत में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। चूंकि यह विरासत तलाक के बाद प्राप्त हुई है, यह वास्तव में आपके संपत्ति विभाजन में शामिल नहीं होगी। यह पूरी तरह से आपकी है। जब मैंने फोन रखा तो मैं हतप्रभ होकर सोफे पर बैठ गई।
1 घंटे बाद आंद्रिया ने मुझे उत्तेजित होकर फ़ोन किया। आपको विश्वास नहीं होगा, पुर्तगाली वकील ने अभी मुझसे संपर्क किया है। लुइसा, यह सब कुछ बदल देता है। और वास्तव में यह सब कुछ बदल गया। अंतिम सुनवाई के दिन आसमान भरे बादलों से भरा हुआ था। भारी बादल तूफान का संकेत दे रहे थे, जो ठीक उसी प्रकार की स्थिति को अदालत में बयां कर रहे थे। मेरा पेट चिंता से मरोड़ रहा था जब मैंने अपने एकमात्र अच्छे सूट की स्कर्ट को ठीक किया, जो मैंने वर्षों पहले जुआन की कंपनी के कार्यक्रमों के लिए खरीदी थी, जहां मैं एक समर्पित पत्नी की तरह उपस्थित होती थी। मेरे पास आंद्रिया ने संयम बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में मजबूत संकल्प की चमक थी। सैंटियागो ने मेरे साथ आने पर जोर दिया, भले ही मैंने मना किया। 17 साल की उम्र में वह बड़े दिख रहे थे। उनके चेहरे पर पिता के प्रति निराशा का असर था। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उन्होंने कहा जब हम अदालत के दरवाजे के पास पहुंचे। हमेशा। ये शब्द उस समय मेरे लिए एकमात्र सांत्वना थे। जब हम अदालत के कक्ष में पहुंचे, जुआन पहले से ही वहां अपने वकील एलसी गस्टावो के साथ बैठा था, जो कानूनी जगत में निर्दयी होने के लिए मशहूर था, और उसके साथ मेरी हैरानी के लिए सोफिया। उसने एक तंग ड्रेस पहन रखी थी, उसके बाल बेहतरीन तरीके से सजाए गए थे, और वह मुझे विजय और तिरस्कार के मिश्रण के साथ देख रही थी। क्या हिम्मत है, मैंने सोचा। तलाक में प्रेमिका को लाना। जुआन ने मुझे सीधे नहीं देखा। पिछले 3 महीनों में वह एक पूर्ण अजनबी में बदल गया था। वह आदमी जिसने वर्षों तक मेरे बिस्तर को साझा किया, अब 2 सेकंड से अधिक मेरी नजरें नहीं मिला पा रहा था। जज ने प्रवेश किया। डॉ सेसिलिया रोब्लेस, लगभग 60 साल की एक महिला, जिनकी आंखों में तीव्रता और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कुशलता से कार्यवाही शुरू की। मामले के तथ्यों की समीक्षा करते हुए एलसी गस्टावो पहले बोलने वाले थे, अपने मामले को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हुए। माननीय, तथ्य सरल हैं। मेरे ग्राहक श्री जुआन सैंटोस ने अपनी मेहनत और उद्यमिता के दृष्टिकोण से एक सफल कंपनी का निर्माण किया। श्रीमती लुइसा, हालांकि वह एक पत्नी और माँ थीं, धन के अधिग्रहण में उन्होंने कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया। मुझे अपने खून में जलन महसूस हुई। आंद्रिया ने मेरे हाथ को नीचे से दबाया, मुझे शांत रहने का इशारा किया। मेरे ग्राहक का प्रस्ताव बहुत उदार है, उन्होंने आगे कहा। 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट और श्रीमती लुइसा की ज़रूरतों के अनुसार एक मासिक पेंशन, और सैंटोस कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह केवल श्री जुआन की मेहनत का फल है। जब आंद्रिया ने हमारे मामले को पेश करने के लिए खड़ी हुई, उसकी आवाज़ मजबूत और स्पष्ट थी। माननीय, यह संस्करण। जज के सामने पेश किया गया मामला एकदम भ्रामक और गलतफहमी भरा था। लुइसा ने न केवल अपने पति का वर्षों तक भावनात्मक समर्थन किया, बल्कि वह उनकी कंपनी की सफलता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रही। उसने हमारे गवाहियों, तस्वीरों और मेरी योगदान के सबूतों को पेश किया। जब वह बोल रही थी, मैंने देखा कि जुआन और अधिक बेचैन हो रहा है, अपने वकील से चुपचाप बहस कर रहा था। इसके अलावा आंद्रिया ने कहा, मैं एक नया तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस मामले पर सीधे प्रभाव डालता है। ठीक उसी समय जज की अदालत का दरवाजा खुला और रॉबर्टो मोंटेस एक शानदार फोल्डर लिए हुए अंदर आया। जुआन ने अचानक मुड़कर देखा कि नया आगंतुक कौन है। उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था। आपकी अनुमति से, आंद्रिया ने कहा, मैं श्री रॉबर्टो मोंटेस, श्री एंटोनियो विलिगास के विरासत प्रशासक को बुलाना चाहती हूँ, जो मेरे ग्राहक के ताऊ हैं। जज ने सिर हिलाया और रॉबर्टो ने दस्तावेज जज को सौंपे। उन्होंने उन्हें ध्यान से पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ती गईं, उनकी भौहें चौंक कर ऊंची उठीं। ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि लुइसा सैंटोस एक महत्वपूर्ण संपत्ति की एकमात्र वारिस है, जिसकी कीमत लगभग 4 मिलियन यूरो है, रॉबर्टो ने बताया। इसमें पुर्तगाल में संपत्तियां, विविध निवेश और कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है। सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ सही तरीके से भरे गए हैं। जज ने लंबे समय तक दस्तावेजों का अध्ययन किया। पूरे कोर्ट में एकदम चुप्पी थी।
मुझे महसूस हुआ कि सभी की नज़रें मुझ पर थीं। जो औरत कुछ ही समय पहले एक घरेलू महिला के रूप में चित्रित की जा रही थी, अब वह एक बड़ी संपत्ति की वारिस बन गई थी। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, आंद्रिया ने जोड़ा, कि यह विरासत अलगाव के बाद प्राप्त की गई थी। इसलिए यह तलाक में बांटने वाले संपत्ति का हिस्सा नहीं है। यह पूरी तरह से मेरे ग्राहक की है। तभी जुआन ने अचानक उठकर चौंक और गुस्से के मिश्रण में चिल्लाया, यह एक धोखा है। वह झूठ बोल रही है। कोई ताऊ नहीं है, कोई विरासत नहीं है। श्रीमान सैंटोस, खुद को नियंत्रण में रखें, जज ने सख्ती से चेतावनी दी। लेकिन जुआन अपने आप में बेताब था। उसने मुझे उंगली से दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए कहा, अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ और भाग जाओ। यह एक नाटक है। इसके बाद जो खामोशी थी वह चौंका देने वाली थी। यहाँ तक कि सचिव भी टाइप करना बंद कर दिया था। धोखेबाज, ये शब्द मेरी जुबान से निकल गए इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती। जज ने अपनी गदा मारी। श्रीमान सैंटोस, एक और ऐसा बयान दिया तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और अवमानना का दंड दिया जाएगा। तुरंत बैठे। जुआन अभी भी कांपता हुआ बैठ गया। सोफिया पीली पड़ गई थी। उसे देख रही थी जैसे वह एक अजनबी हो। लिक गस्टावो अपने ग्राहक को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसके कान में तेजी से फुसफुसाते हुए। जज ने चश्मा ठीक किया और सीधे मुझसे देखा। आप पुष्टि करती हैं कि आप श्री एंटोनियो विलिगास की एकमात्र वारिस हैं और यह विरासत अलगाव के बाद प्राप्त की गई? जी हाँ, माननीय जज, मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज़ अजीब रूप से मजबूत थी। उसने सिर हिलाया, फिर से दस्तावेजों की जांच की और फिर घोषणा की। इन नई जानकारियों और लुइसा की पारिवारिक संपत्ति के निर्माण में योगदान के सबूतों को देखते हुए यह अदालत 30 मिनट का अवकाश देती है ताकि मामला ठीक से जांचा जा सके। जज के जाने पर मैंने देखा कि सैंटियागो ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। दूसरी ओर जुआन ऐसा लग रहा था जैसे 10 मिनट में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। वह खाली में देख रहा था और मुझे घृणा भरी नजरों से देख रहा था। सोफिया थोड़ी दूरी पर चली गई थी, अपने फोन को बार बार देख रही थी जैसे उसे भागने का रास्ता चाहिए हो। क्या तुम ठीक हो? आंद्रिया ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं। मैं चौंकी हुई, थकी हुई, राहत महसूस कर रही थी और साथ ही आतंकित भी थी। पिछले 3 महीने एक बुरे सपने की तरह थे और अब अचानक कहानी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कहा। अवकाश ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल तक चलेगा। सैंटियागो ने मेरे लिए पानी लाने की कोशिश की जबकि आंद्रिया अपने नोट्स की समीक्षा कर रही थी। दूसरी ओर जुआन और उसका वकील गर्मागर्म बहस कर रहे थे। एक क्षण में सोफिया अचानक उठकर बिना पीछे देखे बाहर चली गई। जुआन ने यह भी नहीं देखा। जब जज वापस आई तो अदालत फिर से चुप हो गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, दोनों तरफ देखा और बोलना शुरू किया। इस अदालत ने प्रस्तुत सभी सबूतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। यह स्पष्ट है कि लुइसा सैंटोस ने केवल घरेलू कामों और बच्चे की परवरिश के माध्यम से ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के व्यवसायों में सीधे भागीदारी के माध्यम से पारिवारिक संपत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जुआन कुर्सी में टस से मस नहीं हुआ, लेकिन चुप रहा। जज ने आगे कहा, इसके अलावा श्री जुआन सैंटोस की इस प्रक्रिया के दौरान की गई हरकतें न केवल उनकी पूर्व पत्नी के प्रति अपमानजनक है, बल्कि इस अदालत के प्रति भी हैं। वह अपने अगले शब्दों को सावधानी से चुनते हुए रुकी। इसलिए मैं संपत्ति का विभाजन इस प्रकार निर्धारित करती हूँ। सैंटोस निर्माण कंपनी का 60% हिस्सा श्री जुआन को और 40% हिस्सा श्रीमती लुइसा को दिया जाएगा, जो उनके योगदान को मान्यता देता है। मुख्य घर श्रीमती लुइसा को दिया जाएगा, जहां वह अपने छोटे बेटे के साथ रह सकती हैं। अन्य संपत्तियों का समान रूप से विभाजन किया जाएगा। गहरी चुप्पी में जज ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, जहां तक लुइसा की संपत्ति का सवाल है, यह उनके और जुआन के अलगाव के बाद प्राप्त की गई थी।
इसलिए यह संपत्ति विभाजन का हिस्सा नहीं है और पूरी तरह से लुइसा की है। मैंने जुआन की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से निस्तेज हो चुका था। वह आदमी जिसने सालों तक मुझे छोटा और अदृश्य महसूस कराया, अब एक हारे हुए इंसान की तरह नजर आ रहा था। जज ने आगे कहा, इसके अलावा श्री सैंटियागो के इस सुनवाई के दौरान अनुचित व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी न्यायिक खर्चों और वकीलों की फीस का भुगतान करना होगा। उसने हथौड़ी मारते हुए जुआन के लिए एक निश्चित भविष्य तय कर दिया। सुनवाई खत्म हो गई। आंद्रिया ने मुझे मजबूती से गले लगाया। हमने कर दिखाया, लुइसा, हम सफल हुए। मैं अभी भी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी जब मैंने देखा कि जुआन मेरे करीब आ रहा है, जबकि गुस्तावो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। सैंटियागो ने स्वाभाविक रूप से हमारे बीच आकर कहा, नहीं, पापा। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जुआन ने अपने बेटे की बात सुनी, अनसुनी कर दी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। नफरत का भाव अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक और अधिक डिस्टर्बिंग भावना ने ले ली थी। लुइसा, उसकी आवाज़ में एक विनती थी, क्या हम बात कर सकते हैं? हमें इसे वयस्कों की तरह सुलझाना चाहिए। आंद्रिया ने आगे बढ़कर कहा, मेरे ग्राहक के साथ कोई भी संवाद मेरी फर्म के माध्यम से होना चाहिए, श्री सैंटियागो। यह तो हास्यास्पद है। उसने कहा, 22 साल साथ बिताए और अब तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही। मेरे अंदर कुछ टूट गया। 22 साल और उसने इसे एक झटके में फेंक दिया जैसे यह कुछ भी नहीं था। हमने एक जीवन, एक परिवार बनाया और उसने सब कुछ एक पल की खुशी के लिए बर्बाद कर दिया। अब तुम बात करना चाहते हो? मैंने कहा। मेरी आवाज़ में हल्का सा काँप था। अब, जब तुमने मुझे महीनों तक बेकार समझा, जब तुमने मुझे सब कुछ से बेदखल करने की कोशिश की, मैंने एक गलती की, उसने धीरे से कहा ताकि सिर्फ मैं सुन सकूं। सोफिया ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह यही नहीं चाहती थी। लुइसा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैंने उस आदमी को देखा। वही भूरे आंखें जो कभी मुझे नींद से जगा देती थीं, वही मुस्कान जिसने मुझे फंसाया था। लेकिन अब जो मैं देख रही थी वह एक अजनबी था। नहीं, जुआन, हम नहीं कर सकते। मैंने मुड़कर अदालत से बाहर निकलते हुए सैंटियागो और आंद्रिया के साथ चल दी। बाहर आसमान साफ हो चुका था। खतरनाक तूफान ने धूप भरी शाम का रास्ता दे दिया, जो मेरी भावनाओं का एक सही प्रतीक था। अगले हफ्तों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रॉबर्टो ने संपत्ति के सभी कागजी कार्यों में मेरी मदद की। आंद्रिया ने तलाक की संपत्ति के विभाजन की देखरेख की। जुआन ने मुझसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूरी बनाए रखी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का एक अध्याय आखिरकार बंद हो गया है। सैंटियागो हल्का महसूस कर रहा था। वह पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन फिर से मुस्कुराने लगा, दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा और भविष्य की योजनाएं बनाने लगा। मैं आर्किटेक्चर पढ़ने की सोच रहा हूँ, उसने एक रात खाना खाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुम डॉक्टर बनना चाहते थे। यह पापा को खुश करने के लिए था, उसने स्वीकार किया। आर्किटेक्चर हमेशा वही था जो मैं चाहता था। सुनवाई के 1 महीने बाद रॉबर्टो ने मुझे पुर्तगाल चलने का निमंत्रण दिया ताकि मैं उन संपत्तियों को देख सकूं जो अब मेरी थीं। पहले मैं हिचकिचाई। मैंने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी। मैंने कभी अकेले इतना बड़ा काम नहीं किया था। तुम्हें जाना चाहिए, सैंटियागो ने जोर दिया। थोड़ा दुनिया देखो। तुमने सभी की देखभाल करते करते अपने जीने का समय भुला दिया। माँ, वह सही था। सालों तक मैंने दूसरों के लिए जिया। पहले जुआन, फिर सैंटियागो, फिर कंपनी। मैंने हमेशा अपनी ज़रूरतों और सपनों को आखिरी स्थान पर रखा। हमने तय किया कि हम छुट्टियों में साथ में यात्रा करेंगे। यह हमारी पहली बड़ी यात्रा होगी, सिर्फ हम दोनों। चलने से पहले एक अंतिम बात थी जिसे सुलझाना था। जुआन ने मुझसे एक न्यूट्रल कैफ़े में मिलने के लिए कहा ताकि हम सभ्य तरीके से बात कर सके। आंद्रिया ने मुझे सलाह दी कि मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, खासकर सैंटियागो के लिए चीज़ों को दोस्ताना रखना बेहतर है। मैंने शहर के एक व्यस्त कैफ़े का चयन किया।
मैं कुछ मिनट पहले पहुंची और एक कैपुचिनो ऑर्डर किया। जुआन समय पर आया, थका हुआ सा दिख रहा था। उसका जो चमकीला सूट था अब उसके शरीर पर बड़ा लग रहा था। आने के लिए धन्यवाद, उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, उसे आगे बढ़ने का इंतज़ार किया। लुईसा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। मैं स्वार्थी और क्रूर था। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मैंने चुप्पी साध ली। इसके लिए मैं क्या जवाब दे सकती थी? सोफिया, उसे सिर्फ पैसे में रुचि थी। जैसे ही उसे यह पता चला कि वह कंपनी का एक बड़ा हिस्सा खो देगा, वह गायब हो गई। मुझे थोड़ी दया महसूस हुई, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब मुझ में कोई द्वेष नहीं था, सिर्फ गहरी उदासीनता। तुम क्या चाहते हो, जुआन? उसने गहरी सांस ली। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई संभावना है, कोई भी संभावना, कि हम फिर से एक साथ हों, कि हम फिर से एक परिवार बन सके। मैंने उस आदमी को देखा जो कभी मेरे जीवन का केंद्र था। मैंने अच्छे सालों साझा किए गए सपनों, संघर्षों और जीतों को याद किया, लेकिन मैंने यह भी याद किया कि उसने कितनी आसानी से सब कुछ नष्ट कर दिया। वह क्रूरता से मुझे कैसे व्यवहार करता था और अपने बेटे को किस तरह से अनदेखा किया। नहीं, जुआन, हम नहीं कर सकते। उसने अपनी आंखें झुका लीं। क्या तुम अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने जा रही हो? तो यह बात थी। वह बिजनेस के बारे में चिंतित था। मैंने अभी तय नहीं किया। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अभी मैं अपनी शेयरें रखूंगी। कंपनी अच्छी चल रही है और यह एक अच्छा निवेश है। उसने राहत और निराशा के मिश्रित भाव से सिर हिलाया। तो पुर्तगाल, क्या तुम सच में जाओगी? मैंने कहा, हाँ, सैंटियागो और मैं अगली सप्ताह निकल रहे हैं। जुआन और लुइसा ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई थी। हम संपत्तियों को जानने जा रहे हैं, वहाँ कुछ समय बिताएंगे। क्या तुम वहाँ रहने जा रही हो? लुइसा ने संशय में कहा, मुझे नहीं पता, जुआन। मैं भविष्य की योजना बनाने में कम ध्यान दे रही हूँ, एक दिन में जीने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने चुपचाप कॉफ़ी पी। जब हम सड़क पर अलग हुए, उस पल में एक गहरी भावना थी जिसे दोनों ने महसूस किया। अपना ख्याल रखना, लुइसा, जुआन ने कहा। तुम भी, जुआन? मैं दूर चल पड़ी, बिना पीछे देखे। एक हिस्सा मेरे भीतर दुखी था, विवाह के अंत के लिए नहीं, बल्कि एक युग के अंत के लिए, उन सपनों के लिए जो कभी पूरे नहीं होंगे, उन योजनाओं के लिए जो कभी भी कागज से बाहर नहीं निकली। लेकिन एक और हिस्सा जो हर दिन बढ़ रहा था, आशावान था। दशकों में पहली बार मेरा भविष्य मेरे हाथों में था। मैं अब केवल जुआन की पत्नी या सैंटियागो की माँ नहीं थी। मैं लुइसा थी, एक संसाधनों वाली महिला, संभावनाओं से भरी, एक नए संसार को खोजने के लिए तैयार। हमारी यात्रा से एक रात पहले सैंटियागो और मैंने घर पर रात का खाना खाया। वही घर जो मैं लगभग खो चुकी थी, लेकिन अब वह सच में हमारा था। हमने कुछ कमरों को सजाया था, फर्नीचर की व्यवस्था बदली थी और स्थान को कुछ नया बना दिया था। मैं तुम पर गर्व करता हूँ, माँ, सैंटियागो अचानक बोला। तुमने ये सब कैसे संभाला? तुमने हार नहीं मानी। मैंने अपने बेटे की ओर मुस्कुराया, जो सबसे मुश्किल समय में मेरी ताकत बना था। मैंने सीखा है कि हम जितने मजबूत होते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत होते हैं, मैंने कहा, और कभी भी नए सिरे से शुरुआत करने में देर नहीं होती। बाद में, जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, मैंने बिस्तर पर रखी सूटकेस की ओर देखा। पासपोर्ट, दस्तावेज, कपड़े, सब कुछ एक यात्रा के लिए तैयार था जिसे मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सूटकेस के पास मेरे 12 साल की उम्र की एक तस्वीर थी, जिसमें मैं अपने ताऊ जी एंटोनियो के साथ थी। मुझे उस मुलाकात का अधिक याद नहीं था, लेकिन लगता है कि उस बचपन की दया ने उस आदमी को गहराई से छू लिया था। छोटे छोटे दयालु कृत्य, मैंने सोचा, हमें कभी नहीं पता होता कि वे कैसे लौटते हैं। उस रात मैंने बिना सपने देखे, बिना बुरे सपने के सोया, बिना उस तरह जागे जैसा महीनों से होता आ रहा था। पहली बार बहुत समय में मैंने यह जानकर सोया कि भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं ठीक रहूंगी। अगली सुबह हम हवाई अड्डे की ओर बढ़े। एक नई जिंदगी दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रही थी। शायद अस्थाई, शायद स्थायी।
जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि पहली बार चुनाव मेरे हाथ में था। तुम तैयार हो? सैंटियागो ने बोर्डिंग के दौरान पूछा। मैंने उसकी हाथ को कसकर पकड़ा और मुस्कुराई, ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही विमान उड़ान भरा, मैंने उस शहर को पीछे छोड़ दिया जो मेरी जिंदगी का घर था। खिड़की से मैंने बादल, अनंत आसमान देखा और एक स्वतंत्रता का अनुभव किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। जुआन ने मुझे नरक में भेजा, लेकिन उसके स्थान पर मैंने अपना स्वर्ग पाया। पुर्तगाल ने हमें एक चमकदार धूप और एक गहरे नीले आसमान के साथ स्वागत किया, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हवा में एक अलग सुगंध थी, समुद्री हवा, फूलों की खुशबू और कुछ ऐसा जिसे मैं केवल नया कह सकती थी। लिस्बन के हवाई अड्डे पर रोबर्टो मोंटेस हमारा इंतजार कर रहा था। एक एलिगेंटे आदमी, लगभग 50 साल का, एक मित्रवत मुस्कान और चौकस आंखों के साथ। उसने हमें एक काले चमचमाते कार की ओर ले गया, जहां एक यूनिफॉर्म में ड्राइवर पहले से ही मौजूद था। पुर्तगाल में आपका स्वागत है, रॉबर्टो ने कहा जब हम पीछे की सीट पर बैठ रहे थे। श्री एंटोनियो जानकर बहुत खुश होंगे कि आप अंततः उनकी संपत्तियों को जानेंगी, श्रीमती लुइसा। ये सुनकर अभी भी अजीब लगा। उनकी संपत्तियां, जैसे कि मैं, ग्वाडलाजारा की एक महिला जो कुछ महीने पहले अपने खुद के घर को न खोने के लिए संघर्ष कर रही थी, अचानक किसी अन्य महाद्वीप पर संपत्ति की मालिक बन गई। लिस्बन मुझे तुरंत भा गया। प्राचीन इमारतें, रंग बिरंगे फसाद, ऊंची नीची पत्थर की सड़कें, पीले ट्राम जो एक पुरानी फिल्म से जैसे दिखते थे। यह एक अन्य दुनिया में, एक अन्य युग में होने जैसा था। हमारा पहला ठिकाना चियादो में एक अपार्टमेंट था, शहर के सबसे शानदार इलाकों में से एक। 19वीं सदी की इमारत नीले और सफ़ेद रंग के टाइलों से बनी थी। दरबान ने हमें सम्मान से नमस्कार किया, जैसे वह पहले से ही जानता था कि मैं कौन हूँ। जब रॉबर्टो ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो मैं दंग रह गई। यह विशाल और रोशन था। ऊंची खिड़कियां जो ताज़े ताज़े नदी ताजों के दृश्य की ओर खुलती थीं। फर्नीचर पुराना था, लेकिन अच्छी स्थिति में था। यह श्री एंटोनियो का मुख्य निवास रहा है, रॉबर्टो ने हमें दिखाते हुए कहा। वह इस जगह को पसंद करते थे। वह कहते थे कि यहाँ वह लिस्बन के दिल की धड़कन को महसूस कर सकते थे। मैंने एक खिड़की के पास जाकर उस शहर को देखा जो मेरे सामने फैला था, इतना अलग था जो मैंने पहले देखा था। ये सुंदर है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। सैंटियागो ने उत्साह से अपार्टमेंट की खोज की, दरवाजे खोलते हुए, हर विवरण को देखते हुए। माँ, इसमें 3 कमरे हैं और देखो इस रसोई का आकार। रॉबर्टो हमारी प्रतिक्रिया से संतुष्ट दिखाई दे रहा था। और भी है, श्री एंटोनियो ने कहा। उनके पास अलगरवे में भी एक घर है, दक्षिणी तट पर आराम करने के लिए एक बहुत सुंदर जगह। और डुएरो क्षेत्र में एक वाइनरी का हिस्सा भी है। वाइनरी के बारे में सुनकर मैं चौंकी। एक वाइनरी, मुझे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। रॉबर्टो हंस पड़ा। कोई चिंता नहीं, वहाँ कई सक्षम प्रबंधक हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। वाइनरी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, यहाँ तक कि मालिक की सीधी देखरेख के बिना भी ये एक अच्छा लाभ देती है। वास्तव में अगले दिनों में रॉबर्टो हमें हर संपत्ति, हर निवेश के बारे में बताया गया। दिल्ली में हमारा घर एक खूबसूरत बंगला था जिसके सफ़ेद दीवारें और हरा भरा बगीचा था। द्वारे की बागान नरम पहाड़ियों पर बसी थी, जहाँ से अंगूर की बेलें नदी तक फैली थीं। हर जगह कर्मचारी और प्रबंधक हमें सम्मान और जिज्ञासा के साथ स्वागत करते थे। उनके लिए मैं वह रहस्यमयी भतीजी थी जिसने सब कुछ विरासत में पाया। मुझे लगता है कि वे सोचते होंगे कि एक सामान्य गुड़ालाजारा की महिला अचानक अपने देश की एक हिस्से की मालकिन कैसे बन गई। बागान में मुख्य वाइन मेकर श्रीमान पोर्फिरियो हमें छकने के लिए ले गए और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में समझाया। यह विशेष शराब, उन्होंने हमें एक गहरे लाल रंग की वाइन का गिलास देते हुए कहा, श्री एंटोनियो का पसंदीदा था। इसे संपत्ति की सबसे पुरानी अंगूर की बेलों से तैयार किया गया है। मैंने शराब का स्वाद लिया, उसके जटिलता को महसूस किया जैसे वह मुंह में विकसित हो रही थी। मैं कभी भी शराब की प्रशंसक नहीं रही,
जुआन हमेशा वही चुनता था जो हम पीते थे, आमतौर पर अपने ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन उस पल में कुछ ऐसा था जिसने मेरी आत्मा को छू लिया। यह अद्भुत है, मैंने ईमानदारी से कहा। श्रीमान पोर्फिरियो ने स्वीकृति में मुस्कुराया। आपका स्वाद आपके चाचा की तरह अच्छा है। 1 सप्ताह तक संपत्तियों का दौरा करने और वहां काम करने वाले लोगों से मिलने के बाद रॉबर्टो ने हमें अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। यह एक आकर्षक लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट था, जहां उनकी पत्नी मारिया ने हमें पुराने दोस्तों की तरह स्वागत किया। रात के खाने के दौरान उन्होंने मुझे एक छोटी लकड़ी की डिब्बी दी। श्री एंटोनियो ने यह खास आपके लिए छोड़ा था, जब आप पहली बार पुर्तगाल आए। मैंने सावधानी से डिब्बी खोली। अंदर एक प्राचीन सोने की जेब घड़ी थी, जिस पर अक्षर खुदे हुए थे, और एक लिफाफा था। मैंने लिफाफा खोला और एक हाथ से लिखी हुई पत्र मिली, जिसमें खूबसूरत लेकिन थोड़ी कांपती हुई लिखावट थी। प्रिय लुइसा, यदि आप यह पत्र पढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अंततः पुर्तगाल और उन संपत्तियों को देखा है जो अब आपकी हैं। आशा है कि आपको जो कुछ भी दिखा वह पसंद आया होगा। शायद आप सोच रही होंगी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों दिया। एक भतीजी जिसे मैंने मुश्किल से जाना। जवाब सरल है, क्योंकि आपने मुझे देखा जब मैं गुडालाजारा आई थी। आप वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने मुझे एक इंसान के रूप में देखा, न कि केवल एक दूर की रिश्तेदार या एक जिम्मेदारी के रूप में। आपने मुझे गर्व से अपनी शहर दिखाया, अपने सपने सुनाए। आपने मेरी कहानियों को सुना जब सभी अन्य लोग बहुत व्यस्त थे। एक 12 साल की लड़की के लिए आपने असाधारण सहानुभूति और उदारता दिखाई। वर्षों के दौरान मैंने आपकी जिंदगी को दूर से देखा। मैंने आपको शादी करते, अपने बच्चे को जन्म देते और एक नई जिंदगी बनाते देखा। मैंने आपकी चुनौतियों का सामना किया। आपकी चुप्पी में जो ताकत थी, उसकी मैंने सराहना की। यह घड़ी मेरे पिता की थी, आपके परदादा की। इसे अपने साथ रखिए, जैसे कि यह याद दिलाने वाला हो कि समय ही एकमात्र असली मूल्यवान संपत्ति है जो हमारे पास है। इसे समझदारी से उपयोग करें, लुइसा। हर पल जिए, वह जिंदगी बनाएं जो आप चाहती हैं, न कि वह जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। स्नेह सहित आपका चाचा एंटोनियो। जब मैं पत्र पढ़कर खत्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू थे। सैंटियागो मेरे बगल में बैठा ने मेरे कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा। क्या आप ठीक है माँ? मैंने सिर हिलाया, एक पल के लिए बोलने में असमर्थ। अंत में मैंने रॉबर्टो और मारिया की ओर देखा। उन्होंने सच में मुझे इन सभी वर्षों में देखा। रॉबर्टो ने पुष्टि की कि श्री एंटोनियो के गुडालाजारा में कुछ दूर के रिश्तेदार थे जो उन्हें जानकारी देते रहते थे। वह आपके लिए बहुत चिंतित थे, हालांकि उन्होंने आपके जीवन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया। वह कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की राह बनानी चाहिए। मैंने अपनी हाथ में घड़ी को देखा, उसके वजन को महसूस किया, उसकी कहानी, एक वस्तु जो पीढ़ियों से होकर मेरे पास आई थी। यह साझा करने के लिए धन्यवाद, मैंने रॉबर्टो से कहा। मुझे उस व्यक्ति को जानने में मदद करने के लिए जिसने मेरी जिंदगी को बिना मेरे जाने बदला। लिस्बन के अपार्टमेंट में वापस लौटते समय मैं चुप रही, जो कुछ मैंने अनुभव किया था उसे अवशोषित करते हुए। सैंटियागो ने मेरी चुप्पी का सम्मान किया, खिड़की से बाहर शहर की रोशनी को देखते हुए जो ध्रुव तारे की तरह गुजर रही थी। क्या आपको लगेगा कि अगर हम और समय बिताएं? मैंने अचानक पूछा। सैंटियागो ने मेरी ओर आश्चर्यचकित होकर देखा। कैसे यात्रा बढ़ाई जाए? केवल इतना नहीं, मैं सोच रही थी, क्या अगर हम यहाँ 1 साल बिताएं? क्या तुम एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर सकते हो? मैं संपत्तियों का प्रबंधन करना सीख सकती हूँ, इस जगह को और बेहतर जान सकती हूँ। सैंटियागो ने कुछ पल के लिए विचार किया, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यह अद्भुत होगा माँ, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। क्या तुम सुनिश्चित हो? यह बड़ा बदलाव होगा, तुम अपने दोस्तों से दूर रहोगे। माँ, उसने मुझे धीरे से रोकते हुए कहा,
हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि बदलाव वही है जो हमें चाहिए। इसके अलावा मैं इंटरनेट पर अपने दोस्तों से संपर्क रख सकता हूँ और यह कॉलेज से पहले एक अनोखा अनुभव होगा। उसकी उत्साह संक्रामक थी। मुझे इस बात की कृतज्ञता महसूस हुई कि मेरा बेटा इतना समझदार है, संभावनाओं के लिए इतना खुला है। अगले सुबह मैंने रॉबर्टो के साथ इस विचार पर चर्चा की। वह आश्चर्यचकित नहीं हुए। वास्तव में उन्होंने इस संभावना पर विचार करने की उम्मीद की थी। श्री एंटोनियो हमेशा सोचते थे कि आप यहाँ एक नई जिंदगी बनाने पर विचार कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि एक मेक्सिकन नागरिक के रूप में मैं पुर्तगाल में अपनी निवेशों के आधार पर निवास के लिए आवेदन कर सकती हूँ। सैंटियागो अगले सेमेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में दाखिला ले सकता है। गुडालाजारा में संपत्तियों के बारे में, घर और मेरी निर्माण कंपनी में हिस्सेदारी को दूर से विश्वसनीय पेशेवरों की मदद से प्रबंधित किया जा सकता है। हफ्तों बाद के दिन गतिविधियों की भरमार थी। हम दिल्ली लौटे ताकि सब कुछ व्यवस्थित कर सके, सैंटियागो को लिस्बन में एक स्कूल में दाखिला दिला सके, अपने नए घर के लिए दस्तावेज तैयार कर सके और अपने घर की व्यवस्था कर सके। आंद्रिया ने कानूनी मामलों में मेरी मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब मैं बाहर रहूं तो मेरी निर्माण कंपनी में रुचियां सुरक्षित रहे। मैंने अपने व्यापार के हिस्से की देख-रेख के लिए एक प्रबंधक नियुक्त किया। जुआन की प्रतिक्रिया अविश्वास से भरी थी जब उसे हमारे योजनाओं के बारे में पता चला। भारत, क्या तुम सच में हमारे बेटे को दूसरे देश ले जा रही हो? हाँ, जुआन, सैंटियागो इस विचार से उत्साहित है। यह उसके लिए विश्वविद्यालय से पहले एक समृद्ध अनुभव होगा। और निर्माण कंपनी, क्या तुम उस व्यवसाय को छोड़ने जा रही हो जिसे हमने बनाया? यह हम मुझे चिढ़ा गया। अब तक जो कुछ भी उसने किया था, मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया था और अब वह ऐसे बात कर रहा था जैसे हम साझेदार हों। मैंने एक सक्षम प्रबंधक को नियुक्त किया ताकि मेरे हितों की देखरेख कर सके। कंपनी सामान्य रूप से चलती रहेगी। वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। शायद उसे अंततः एहसास हुआ था कि अब उसे मेरी निर्णयों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कार्मेन को मनाना सबसे कठिन था। मेरी कई सालों की दोस्त ने जब सुना कि मैं जा रही हूँ, तो वह रोने लगी। मंगलवार को मेरे साथ कौन कॉफ़ी पिएगा? कौन मेरी नौकरी की शिकायत सुनेगा? मैंने उसे गले लगाया। हम हर हफ्ते वीडियो कॉल पर बातें करेंगे और तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अलगारवे की समुद्र तटें अद्भुत हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुम वादा करती हो? मैं वादा करती। यह कोई अलविदा नहीं है कार्मेन, यह केवल एक फिर मिलेंगे है। हमारी अंतिम यात्रा से पहले की रात सैंटियागो और मैंने घर पर रात का खाना खाया। ये लंबे समय तक हमारा वहाँ का आखिरी भोजन था। घर लगभग खाली था, अधिकांश फर्नीचर बेचे या दान किए जा चुके थे। हमने कुछ खास चीज़ें रखी थीं जो लिस्बन भेजी जाएंगी। हम लिविंग रूम के फर्श पर बैठे और पिज्जा सीधे डिब्बे से खा रहे थे, जैसे सैंटियागो के छोटे होने पर फिल्मी रातों में करते थे। जानती हो माँ, उसने कौर काटते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह सच है। कुछ महीने पहले मैं सब कुछ खोने के डर में थी। अब हम एक नए महाद्वीप पर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। जिंदगी अनिश्चित है, मैंने जवाब दिया। कभी कभी सबसे बुरी परिस्थितियां हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि पापा का हमें छोड़ना, सैंटियागो ने कहा। उसकी आवाज़ तटस्थ थी, एक तथ्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हुए। हाँ, यह दर्दनाक था, भयानक था, लेकिन इसने हमें यहाँ पहुँचाया। सैंटियागो ने पिज्जा का आखिरी टुकड़ा उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि हम वहाँ अनुकूलित कर सकेंगे? मुझे लगता है कि हाँ, यह निश्चित रूप से अलग होगा। हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी होंगी, लेकिन यह रोमांचक भी होगा। और तुम गोदाम और बाकी संपत्तियों का क्या करोगी?
यह एक सवाल था जो मैंने खुद से हाल ही में किया था। कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी घर की देखभाल, जुआन के साथ काम करना और सैंटियागो की देखभाल करने तक सीमित थी। अब अचानक मैं 2 महाद्वीपों में संपत्ति रखने वाली एक व्यवसायी महिला थी। मैं सीखूंगी, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं अध्ययन करूंगी, वहाँ काम कर रहे लोगों की बातें सुनूंगी, समझूंगी कि सब कैसे काम करता है, इससे पहले कि कोई निर्णय लूं। सैंटियागो ने सिर हिलाया, मेरी प्रतिक्रिया से संतुष्ट प्रतीत होते हुए। मैं तुम पर गर्व करता हूँ माँ। बहुत से लोग पापा के बाद टूट जाते, लेकिन तुम और मजबूत हो गई। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। शादी के वर्षों में मैंने धीरे धीरे अपनी पहचान और आत्मविश्वास खो दिया था। मैं जुआन की पत्नी बन गई थी, उसकी जिंदगी में एक सहायक। दर्दनाक तलाक, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई और अब यह अप्रत्याशित विरासत ने मुझे यह खोजने के लिए मजबूर किया कि मैं कौन थी, क्या चाहती थी। धन्यवाद बेटे, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमने उस रात फर्श पर अस्थायी गद्दों पर सोया, जैसे हम अपनी ही घर में कैंपर हों। सुबह होते ही टैक्सी हमारे पास आई, हमें एयरपोर्ट ले जाने के लिए। मैंने उस घर पर एक आखिरी नज़र डाली जहां मैंने तंतों साल बिताए, जहां मैंने अपने बेटे को पाला, जहां हंसी और आंसू दोनों थे। अलविदा, मैंने अंतिम बार दरवाज़ा बंद करते हुए फुसफुसाया। पुर्तगाल में पहला साल अनुकूलन और खोजों का था। लिस्बन अपनी 7 पहाड़ियों और ताज नदी के दृश्य के साथ हमारा नया घर बन गया। चियाडो में अपार्टमेंट, जो शुरू में इतना अजनबी और अद्भुत लग रहा था, धीरे धीरे हमारे अपने यादों से भरा एक आरामदायक स्थान बन गया। सैंटियागो ने युवाओं की सहजता के साथ अनुकूलित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बहु सांस्कृतिक था, जिसमें विभिन्न देशों के छात्र थे। कुछ ही समय में उसने नए दोस्तों का एक समूह बना लिया और यूरोपीय पुर्तगाली सीख रहा था, हमारे मैक्सिकन लहजे और लुसिटानो के बीच भिन्नताओं पर हंसते हुए। उन्हें लगता है कि हम गाते हुए बात करते हैं। उसने एक दिन मजाकिया तरीके से पुर्तगाली लहजे की नकल करते हुए मुझे बताया। मेरे लिए अनुकूलन अधिक क्रमिक था। सीखने के लिए बहुत सी बातें थीं, इतनी सारी नई जिम्मेदारियां। रॉबर्टो मेरे लिए कई व्यवसायों के मालिक होने के जाल में मार्गदर्शक बन गए। मैंने उनके द्वारा अनुशंसित एक वित्तीय सलाहकार को नियुक्त किया, जो लंदन में पड़ा हुआ एक पुर्तगाली था, जिसका नाम मिगुएल था। उसने जटिल अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कला थी। आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, मिगुएल ने हमारी पहली बैठक में समझाया। संपत्तियां अच्छी स्थिति में हैं, व्यवसाय लाभदायक हैं और निवेश विविधीकृत है। श्रीमान एंटोनियो के पास व्यापार की एक उत्कृष्ट समझ थी। उनकी मार्गदर्शन में मैंने उस साम्राज्य को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया जो मैंने विरासत में पाया था। गोदाम विशेष रूप से आकर्षक था। मैं हर महीने उसे देखने जाती थी, दिन बिताते हुए अंगूर की खेती और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में सीखते हुए। जुआन की कहानी, इस क्षेत्र का इतिहास। डॉन पोर्फिरियो, जो पहले थोड़ा संकोच में थे, धीरे धीरे खुलने लगे। उन्होंने न केवल अपनी तकनीकी जानकारी साझा की, बल्कि डुएरो की कहानियां और परंपराएं भी। एक बार उन्होंने मुझे एक छोटे से गोदाम में ले जाया, जहां विशेष बोतलें रखी जाती थीं। ये हमारा खजाना है, उन्होंने धूल भरी बोतलों की पंक्तियों को दिखाते हुए कहा। इनमें से कुछ फसलें 50 साल से अधिक पुरानी थीं। मैंने उन बोतलों को श्रद्धा से देखा, उनके पीले लेबल को हल्के से छूते हुए। डॉन एंटोनियो कहते थे कि एक अच्छा शराब जिंदगी की तरह होता है। डॉन पोर्फिरियो ने कहा, इसे समय, धैर्य और कभी-कभी मौसम में थोड़ी किस्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे प्रेम की आवश्यकता होती है। ये शब्द मेरे साथ रह गए। समय, धैर्य, किस्मत, प्रेम, यह वही था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, मेरा जीवन तलाक के तूफान के बाद फिर से बनाने के लिए। मैंने बागान के प्रबंधन में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना शुरू किया। यह नहीं था कि मुझे तकनीकी जानकारी थी, वह डॉन पोर्फिरियो और उनकी टीम का काम था, लेकिन मैंने व्यवसाय के बारे में रणनीतिक रूप से सोचना शुरू किया।
हमने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ को काम पर रखा। हमने सीमित पर्यटक दौरे के लिए संपत्ति खोली, विशेष छकने की पेशकश की। हमने लिस्बन और पोर्टो में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। धीरे धीरे ब्रांड ने अधिक पहचान हासिल की, बिक्री बढ़ी। डॉन पोर्फिरियो, जो पहले मेरे मैक्सिकन विचारों पर संदेह करते थे, अब मुझे नए सम्मान के साथ देखने लगे। आपके पास व्यापार की प्रवृत्ति है, जैसे आपके चाचा, उन्होंने एक शाम कहा जब हम तिमाही परिणाम देख रहे थे। ये शब्द मेरे लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण थे जितना वह सोच सकता था। वर्षों से जुआन ने मुझे निर्माण कंपनी से जुड़ी किसी भी निर्णय से बाहर रखा था, इंसिस्टिंग कि मैं व्यापार नहीं समझती, कि मेरी जगह घर में है। ये जानना कि मेरे पास वास्तव में प्रशासन का कौशल था, ऐसा था जैसे मैंने अपने एक हिस्से को फिर से पाया हो, जिसे बहुत समय से नकारा गया था। घर में सैंटियागो और मैंने एक नई दिनचर्या स्थापित की। हम हर रात एक साथ खाना खाते थे, दिन की अनुभवों को साझा करते थे। सप्ताहांत में हम पुर्तगाल का अन्वेषण करते थे, अलगार्वे की समुद्र तटों, अंदरूनी गांवों, लिस्बन और उसके आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों का। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक साथ दुनिया की खोज कर रहे थे, माँ और बेटा, उस नई साहसिक यात्रा में सहयोगी। अलगार्वे का घर हमारे स्कूल की छुट्टियों में हमारा आश्रय बन गया। एक छोटे से खाड़ी में स्थित, जहां एक लगभग निजी समुद्र तट तक सीधा पहुंच था, यह पूर्ण शांति का स्थान था। सैंटियागो को साफ पानी में तैरना, पास के चट्टानों का अन्वेषण करना या बस भूमध्य सागरीय धूप में आराम करना पसंद था। वहीं एक सुनहरी गर्मी की शाम उसने मुझे बताया कि उसे लिस्बन के आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। उन्हें मेरा पोर्टफोलियो बहुत पसंद आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विशेषकर वो चित्र जो मैंने यहाँ अलगार्वे में बनाए। मैंने उसे जोर से गले लगाया, दिल गर्व से भर गया। मेरा बेटा, जिसने पिता की अस्वीकृति, तलाक की उथल-पुथल और एक नए देश में स्थानांतरण का सामना किया था, खिल रहा था, अपने रास्ते पर चल रहा था। क्या तुम्हारे पिता को पता है? मैंने धीरे से पूछा। सैंटियागो ने कंधे उचका दिए। मैंने उसे एक ईमेल भेजा। उसने जवाब दिया कि वह मेरे लिए खुश है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि चिकित्सा एक सुरक्षित विकल्प होगा। जुआन का यह स्वभाव था, हमेशा नियंत्रण में रहना, हमेशा यह मानना कि वह दूसरों के लिए सबसे अच्छा जानता है। और तुम क्या सोचते हो? सैंटियागो ने ध्यान से मुझसे पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम प्रेम करते हो। मैंने बिना संकोच के उत्तर दिया। जीवन बहुत छोटा है, कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम्हें खुश नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वह सुरक्षित लगता है या क्योंकि अन्य लोग सोचते हैं कि यह सही है। सैंटियागो की मुस्कान और बढ़ गई। जब मैंने अपने बेटे को चमकदार समुद्र में तैरते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि हमारे जीवन कितने बदल गए हैं। जो दर्द हमने महसूस किया, जो आंसू हमने गिराए, वे किसी और जीवन, किसी और समय के लगते थे। यह नहीं कि मैंने इसे भुला दिया था। जुआन के विश्वासघात का निशान हमेशा रहेगा, लेकिन अब यह पहले की तरह नहीं दुखता था। लिस्बन में मेरी सामाजिक जिंदगी भी खिलने लगी। मैंने अन्य प्रवासियों के साथ दोस्ती की, एक अमेरिकी चित्रकार, कुछ फ्रांसीसी शेफ, एक अंग्रेजी लेखिका। उनके माध्यम से मैंने स्थानीय पुर्तगालियों से मिला, डिनर, गैलरी की उद्घाटन, काव्य पाठों में शामिल हुआ। यह एक ऐसे कार्यक्रम में था, एक छोटे गैलरी में फोटोग्राफी की प्रदर्शनी, जहां मैंने आर्टुरो से मुलाकात की। वह मेरे चाचा नहीं, बल्कि एक विश्वविद्यालय के पुर्तगाली साहित्य के प्रोफेसर थे, जिनके सफ़ेद बाल और बुद्धिमान नीली आंखें थीं। जब मैं ताज के एक तूफान के दौरान ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को देख रही थी, तो वह पास आए। अजीब है कि एक ही दृश्य विभिन्न रोशनी में कितना अलग लग सकता है ना? उन्होंने पुर्तगाली में कहा। मैं इस अवलोकन और मैक्सिकन लहजे से चकित होकर मुड़ी। क्या आप मेक्सिको सिटी से हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पुर्तगाली नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ साल यूनैम में पढ़ाया, मेक्सिको सिटी में। मुझ में थोड़ा लहजा आ गया है।
हमने लगभग 1 घंटे तक बातचीत की, साहित्य, संगीत और वाइन में समान रुचियों की खोज की। वह डुएरो को अच्छी तरह जानते थे। उनका परिवार उस क्षेत्र से था और जब मैंने बागान का जिक्र किया तो वह बहुत रुचि रखते थे। मेंडेरोस, वह शराब अद्भुत है, मैं प्रभावित हूँ। रात के अंत में उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने थोड़ी देर सोचा। तलाक के बाद मैंने नए किसी से मिलने की संभावना पर विचार नहीं किया था, लेकिन आर्टुरो में कुछ था। उनकी दयालुता, उनकी बुद्धिमत्ता, बिना घमंड के जिस सम्मान के साथ उन्होंने मुझसे बात की, जिसने मुझे उन्हें अपना नंबर देने के लिए प्रेरित किया। एक मौका। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली के एक छोटे से रेस्तरां में हुई, जहां हम नदी के किनारे बैठे थे। घंटों घंटों तक बातचीत करते हुए हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। जुआन 5 सालों से विधुर था। उसके 2 बड़े बच्चे थे जो ओपोर्टो में रहते थे। उसे अध्यापन का काम पसंद था, लेकिन वह कभी-कभी एक उपन्यास लिखने का सपना भी देखता था। और आप? उसने पूछा, आपको भारत में क्या लाया? मैंने अपने जीवन की संक्षिप्त कहानी सुनाई। कठिन तलाक, अप्रत्याशित विरासत और एक नए देश में फिर से शुरू करने का निर्णय। ये कठिन होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखों में वास्तविक समझ थी। हाँ, लेकिन यह एक प्रकार की मुक्ति भी थी, मैंने कहा। मैंने एक ताकत खोजी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो स्पष्ट है। आपने एक विदेशी देश में अपनी जिंदगी को फिर से बनाया है, जटिल व्यवसायों का प्रबंधन कर रही है और अपने बेटे को अकेले पाल रही है। यह प्रशंसनीय है। मेरे चेहरे पर शर्म आ गई। मैं सच्चे प्रशंसा की अभ्यस्त नहीं थी। मेरे और जुआन के विवाह के अंतिम वर्षों में वह छोटे छोटे कटाक्षों का माहिर हो गया था, जिनसे मेरी आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया था। लेकिन जुआन अलग था। उसमें एक प्रामाणिकता थी जो ताजगी भरी थी। वह मुझे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था। वह बस खुद था। उस दोपहर के बाद हम नियमित रूप से मिलने लगे। फिल्में, संगीत कार्यक्रम और दिल्ली की सैर। मैंने उसे अपने पसंदीदा चाय के ठेके में ले जाकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। उसने सैंटियागो से भी मुलाकात की, जिसने शुरू में अपेक्षित सतर्कता दिखाई, लेकिन जल्द ही जुआन की सरलता और पुर्तगाली वास्तुकला के प्रति उसके गहरे ज्ञान से प्रभावित हो गया। कुछ महीनों बाद जुआन ने मुझे सेंट्रा में एक सप्ताहांत बिताने के लिए आमंत्रित किया, जो दिल्ली के बाहर एक खूबसूरत शहर है, जहाँ के महल और रहस्यमय जंगल प्रसिद्ध हैं। हम एक ऐतिहासिक सराय में रुके, जहाँ से पहाड़ों का नज़ारा था। पहली रात मोमबत्ती की रोशनी में रात के खाने के बाद उसने मेरी हाथ को टेबल पर रखा। लुईसा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए पुरानी चिंता जाग उठी। क्या यह फिर से अस्वीकृति या परित्याग होगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने सीधा कहा। यह मेरे जीवन में फिर से होने की उम्मीद नहीं थी। मारिया की मौत के बाद मैंने सोचा था कि यह हिस्सा भी मरा जा चुका है, लेकिन तुम, उसने शब्दों को ढूंढते हुए कहा, तुमने रोशनी वापस ला दी। मेरी आंखों में आंसू थे, न कि दुख के, बल्कि एक खुशी की जो लगभग दर्दनाक थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उस रात पुर्तगाली सितारों के नीचे मुझे ऐसा लगा जैसे एक चक्र पूरा हो गया हो। परित्याग, दर्द, संघर्ष, सब कुछ मुझे वहां तक लाया, उस अप्रत्याशित खुशी के पल तक। जब हम वापस दिल्ली लौटे, मैंने सैंटियागो को अपने रिश्ते के विकास के बारे में बताया। हम अपने अपार्टमेंट की छत पर बैठे ताज के ऊपर सूरज डूबता हुआ देख रहे थे। क्या तुम खुश हो, माँ? उसने मेरी बात सुनकर पूछा। हाँ, मैंने ईमानदारी से कहा, बहुत खुश। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जुआन एक अच्छा इंसान है और तुम उसे डिजर्व करती हो। जैसे मैं सोच रही थी। हाँ, मजबूत, बुद्धिमान, लचीला। जानती हो, हम दोनों ने जो कुछ भी सहा है, तुम कड़वी और असंवेदनशील हो सकती थी, लेकिन तुमने जीवन और संभावनाओं के लिए अपने आप को खुला रखा। यह अद्भुत है।
मैंने अपने बेटे को प्रशंसा की नज़रों से देखा। वह कब इतना समझदार हो गया, इतना संवेदनशील? क्या यह जल्दी नहीं है? मैंने आशंकित होकर पूछा। तुम्हारे पिता के बाद? सैंटियागो ने सिर हिलाया। माँ, तुम अपने पिता के साथ वर्षों तक असंतुष्ट रही, यहाँ तक कि वह चले गए। अब तुमने किसी को पाया है जो तुम्हें खुश करता है। इंतज़ार क्यों? मैंने उसे गले लगाते हुए धन्यवाद कहा, उसके लिए जो इतना परिपक्व और उदार था। 2 साल बीत चुके थे जब से हम दिल्ली आए थे। दिल्ली अब हमारे लिए एक विदेशी शहर नहीं रह गया था, बल्कि एक घर बन चुका था। हम उसकी छिपी हुई जगहों, उसके छोटे कैफ़े और उसकी परंपराओं को जानने लगे थे। पुर्तगाली भाषा अब हमारे कानों में अजीब नहीं लगती थी, हालांकि हम अपने भारतीय लहजे को गर्व से बनाए रखते थे। सैंटियागो आर्किटेक्चर के दूसरे वर्ष में था, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट। उसने गर्मियों में एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में इंटर्नशिप भी की थी, जहां उसकी ड्राइंग की प्रतिभा और रचनात्मक दृष्टि को जल्दी ही पहचाना गया। मेरे और जुआन के रिश्ते ने भी मजबूती पकड़ी। वह हमारी जिंदगी में एक निरंतर मौजूदगी बन चुका था, साथी के रूप में। हम साथ नहीं रहते थे, हम दोनों अपने व्यक्तिगत स्पेस की कद्र करते थे, लेकिन अधिकांश रातें और सप्ताहांत हम एक साथ बिताते थे। मेरी बागवानी का व्यवसाय नए सिरे से फल फूल रहा था। हमने एक नई वाइन लाइन लॉन्च की, जिसे शानदार प्रतिक्रियाएं मिली और हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ तक कि डॉन पोर्फिरियो, जो परंपरावादी था, द्वारा किए गए परिवर्तनों की महत्ता को स्वीकार किया गया। एक शरद की शाम मुझे आंद्रिया से एक अप्रत्याशित ईमेल मिला, जो मेरी वकील थी। लुइसा, मुझे उम्मीद है कि तुम और सैंटियागो दिल्ली में ठीक हो। मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। सैंटियागो कंपनी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है। तुम्हारे द्वारा नियुक्त प्रबंधक के अनुसार जुआन ने कुछ जोखिम भरे निवेश किए थे जो सफल नहीं हुए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। जुआन ने तुम्हारी हिस्सेदारी, जो 40% है, तुम्हारी अनुमति के बिना बेचने की कोशिश की, लेकिन कानूनी रूप से रोक दी गई। अब वह व्यवसाय को बचाने के लिए पूंजी की तलाश में है। मुझे लगा कि तुम्हें यह जान लेना चाहिए, इससे पहले कि वह सीधे तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे। आंद्रिया, मैं बस यह सोचने लगी। स्क्रीन पर एक धुंधला दृश्य। सांटियागो कंस्ट्रक्शन, वह व्यवसाय जिसे मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था, जो मेरे जीवन के वर्षों का प्रतिनिधित्व करता था, अब ढहने के कगार पर था। मुझे इस खबर पर खुशी नहीं हुई, जैसे कि 2 साल पहले का जुआन उम्मीद करता। मुझे इस बात की संतोष नहीं हुआ कि वह मेरे बिना असफल हो रहा है। मैंने केवल उन सभी प्रयासों, संभावनाओं और साझा सपनों की बर्बादी पर गहरा दुख महसूस किया। जैसा कि आंद्रिया ने भविष्यवाणी की थी, जुआन का ईमेल अगले दिन आया। उसका स्वर निराशाजनक और लगभग विनती करने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी उस आदमी से, जिसने मुझे अदालत में अपमानित किया था। लुइसा, आशा है यह ईमेल आपको स्वस्थ पाए। मुझे लगता है आंद्रिया ने पहले ही आपको कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी होगी। हम कुछ निवेशों के कारण अपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, जो अपेक्षित लाभ नहीं दे पाए। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके हिस्से को गारंटी के तौर पर लेकर हम इस कठिन दौर से गुजरने के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इसे न केवल हमारे साझा अतीत के लिए, बल्कि उस भविष्य के लिए सोचें जिसे हमने साथ में बनाया। मुझे पता है कि मेरे पास आपसे कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, न केवल मेरे लिए, बल्कि उन कर्मचारियों के लिए जो इन नौकरियों पर निर्भर हैं, उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने हम पर भरोसा किया, उस विरासत के लिए जो हमने बनाई। मैंने उस रात आर्टुरो को ईमेल दिखाया, जबकि हम उसके अपार्टमेंट में रात का खाना खा रहे थे। उसने ध्यान से सुना, बिना किसी रुकावट के, जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की कहानी समझा रहा था। मैंने पहले वर्षों में इसमें कितनी मेहनत लगाई थी, यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। आप क्या करना चाहती हैं? उसने अंत में पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने स्वीकार किया। एक हिस्सा चाहता है कि यह डूब जाए,
यह उसके द्वारा मुझे दिए गए बर्ताव के बाद उचित होगा। लेकिन दूसरा हिस्सा, एक और हिस्सा अभी भी व्यवसाय की परवाह करता है, उसने कोमलता से पूरा किया। मैंने सिर हिलाया, न कि जुआन के लिए, बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए, और जो वह प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए। आर्टुरो ने एक पल सोचा। आप ग्वाडालाजारा उड़ान भर सकती हैं, वहाँ की स्थिति को खुद देख सकती है, इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें। ग्वाडालाजारा लौटने का विचार जुआन का सामना करने का डरावना था, लेकिन यह भी तार्किक था। मैं केवल ईमेल पर आधारित इतनी बड़ी निर्णय नहीं ले सकती थी। अगले दिन मैंने ग्वाडालाजारा के लिए एक उड़ान बुक की। सैंटियागो ने मेरे साथ आने पर जोर दिया। क्या आप सुनिश्चित हैं? मैंने पूछा जब हम तैयार हो रहे थे। यह असहज होगा? बिल्कुल, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। जब हम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्यालय पहुंचे, उस भव्य इमारत में जो कभी गर्व का कारण थी, मैंने तुरंत बदलाव देखे। प्रवेश का बगीचा बेतरतीब था। रिसेप्शनिस्ट तनाव में दिख रही थी। गतिविधि न्यूनतम थी। दीवारें, जो पहले बड़े प्रोजेक्ट्स की तस्वीरों से भरी थीं, अब खाली लग रही थीं। पूरे माहौल में एक प्रकार की चुप्पी भरी हार थी। आंद्रिया ने हमें लॉबी में पाया। हम एक साथ अंतिम मंजिल की बैठक कक्ष में गए, जहां जुआन पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं लगभग उसे पहचान नहीं पाई। वह आदमी जो मेरे जीवन का केंद्र था, अब सिकुड़ गया था। उसके बाल पतले थे और चांदी के थे। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखें, जो पहले जीवंत और आत्मविश्वास से भरी थीं, अब मुरझाई हुई और थकी हुई लग रही थी। जब हम अंदर गए तो उसने खड़ा होकर हमारी ओर बेताबी नजरें घुमाईं। लुइसा, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी थी। सैंटियागो, आने के लिए धन्यवाद। मुलाकात तनावपूर्ण थी, अव्यक्त भावनाओं से भरी। जुआन ने वित्तीय स्थिति की व्याख्या की, मूल रूप से वही चीज़ जो आंद्रिया ने पहले ही मुझे दिखाई थी, केवल बहानों और औचित्य की एक परत के साथ। उसने गलत निवेशों, जल्दबाजी में किए गए फैसलों और खोई हुई अवसरों के बारे में बात की। उसने शराब का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं सुबह के समय हल्की शराब की गंध महसूस कर सकती थी। उसकी हाथें हल्का कांप रही थीं, जबकि वह प्रस्तुतिकरण के पन्ने पलट रहा था। आप मुझसे क्या चाहते हैं, जुआन? मैंने अंततः पूछा जब उसने अपनी व्याख्या समाप्त की। उसने गहरी सांस ली। मुझे आपकी कंपनी में निवेश की आवश्यकता है, या आपके हिस्से का उपयोग एक बड़े आरण्य के लिए गारंटी के तौर पर चाहिए। इसके बिना हमें 3 महीनों के भीतर दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि इस सब के बावजूद यह कंपनी आपकी भी रचना है। आप शुरुआत से वहां थी, लुइसा। क्या आपको याद है जब आपने हमारे पहले उद्यम के लिए अपनी दादी के झुमके बेचे थे, जब आप देर रात तक अकाउंटिंग कर रही थीं? यह सुनकर मैं चौंकी, वो विवरण जो उसने हमारे तलाक के दौरान वीहमेंटली नकारा था। मैंने तटस्थ स्वर में कहा, दिलचस्प है। अदालत में आपने कहा था कि मैंने कुछ भी योगदान नहीं दिया, कि यह सब आपके काम का परिणाम था। उसने शर्मिंदा होकर दिखाने की शालीनता दिखाई। मैं गलत था। मैंने आपके प्रति क्रूरता और अन्याय किया। मैंने भयानक बातें कहीं जो सच नहीं थीं। तुम्हारे बेटे को ले जाओ और जाओ, सैंटियागो ने बीच में ही कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। जुआन ने हमारे बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट दर्द था। सैंटियागो, मैं क्षमा चाहता हूँ जितना मैं व्यक्त कर सकता हूँ। उस दिन मैं अपने आप में नहीं था। तुम पिछले 3 सालों से अपने आप में नहीं थे, सैंटियागो ने जवाब दिया। उससे पहले तुम केवल पिता होने का नाटक कर रहे थे। आंद्रिया ने मेरे हाथ पर एक हाथ रखा, हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मौन संकेत। मैंने हल्का सिर हिलाया। मुझे कोई निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता है, मैंने कहा। मैं सभी किताबों, सभी अनुबंधों को देखना चाहती हूँ, प्रमुख प्रबंधकों से बात करना चाहती हूँ, और यह जानना चाहती हूँ कि आपने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जुड़कर अपने हालात को संभालना। जुआन ने मेरे सीधे तरीके से थोड़ी देर के लिए चौंक कर देखा,
लेकिन फिर सिर हिलाया। ठीक है, जो चाहोगी। मेरे पास तुम्हें पूरी पहुंच देने के लिए एक टीम तैयार है। मैंने अगले 3 दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में डूबकर बिताए। हर दिन 12 से 14 घंटे काम किया। मैंने संचालन के हर पहलू की समीक्षा की, प्रमुख कर्मचारियों से बातचीत की, चल रहे प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। सैंटियागो ने इन दौरे में से कुछ में मेरा साथ दिया। उसका आर्किटेक्ट के तौर पर दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान था। जो तस्वीर उभरी वह निराशाजनक थी, लेकिन निराशाजनक नहीं। कंपनी के पास चल रहे ठोस प्रोजेक्ट्स थे, कुछ वफादार ग्राहकों के साथ अच्छी प्रतिष्ठा थी और एक सक्षम, हालांकि हतोत्साहित मुख्य टीम थी। मुख्य समस्या जुआन था, उसका अनियमित नेतृत्व, उसकी आवेगी निर्णय लेने की प्रवृत्ति और बढ़ता हुआ शराब का सेवन। तीसरे दिन की रात मैंने सैंटियागो और आंद्रिया के साथ कार्मेन की छत पर बैठकर अपने विकल्पों पर चर्चा की। तुम्हें उससे कुछ नहीं कहना चाहिए, आंद्रिया ने जोर देकर कहा। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद कंपनी को डूबने देना पूरी तरह समझ में आता है। लेकिन यह सिर्फ जुआन और उसके अहंकार की बात नहीं है, मैंने कहा। यहाँ कई परिवार हैं जो इन नौकरियों पर निर्भर है, प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी समुदायों को प्रभावित करते हैं। सैंटियागो, जो चुप रहा था, अंततः बोला, क्या तुमने अपनी निर्णय ले ली है ना? मैंने अपने बेटे की चतुराई पर चौंकते हुए उसे देखा। शायद, मैंने कहा। वह मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम यही करोगी। यह तुम्हारी कमजोरी या पिताजी की परवाह करने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम वही हो जो दूसरों की परवाह करती है, जो निर्माण करती है ना कि विनाश। अगले दिन मैंने जुआन और कंपनी के बोर्ड के साथ एक बैठक बुलाई। मैं पहले पहुंची, तैयार और आत्मविश्वास से भरी। ऐसा आत्मविश्वास जो 2 साल पहले संभव नहीं था। जब सभी उपस्थित हो गए, मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैं कंपनी में एक महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए तैयार हूं, जो कि मेरे पास पुर्तगाल में उपलब्ध संसाधनों का एक हिस्सा होगा। इसके बदले मैं सतह पर शेयर और संचालन का पूरा नियंत्रण चाहती हूँ। मेरे शब्दों के बाद एक चौंकाने वाला सन्नाटा छा गया। जुआन हैरान लग रहा था। इसका मतलब है, मैंने आगे कहा, कि तुम जुआन अल्पसंख्यक शेयरधारक बने रहोगे, लेकिन कार्यकारी प्रबंधन से बाहर रहोगे। मैं एक नया बोर्ड बनाऊंगी और पूरी पुनर्गठन करूंगी। क्या तुम मुझे मेरी खुद की कंपनी से बाहर निकालना चाहती हो? जुआन ने इनक्रेजुलसली पूछा। हमारी कंपनी, मैंने धीरे से सही किया। और हाँ, कार्यकारी प्रबंधन से। तुम जब कंपनी लाभदायक होगी तब भी लाभ प्राप्त करोगे, और अगर चाहोगे तो एक सम्माननीय पद पर रह सकते हो, लेकिन संचालन के निर्णय अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। बाकी निदेशकों ने एक दूसरे को देखा, स्पष्ट रूप से प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे थे। यह किसी से भी छिपा नहीं था कि जुआन कंपनी के लिए एक समस्या बन गया था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जुआन ने पूछा, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाते हुए। तुम इसे खत्म करने क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं तुम्हारे विपरीत कभी भी उस चीज में विश्वास करना नहीं छोड़ सकी जो हमने बनाया, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। और क्योंकि यहाँ अच्छे लोग हैं जो इन नौकरियों पर निर्भर हैं। जुआन ने मेरी बातों को सोचा और अंततः बोला, मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। तुम्हारे पास कल तक का समय है, मैंने उठते हुए कहा। यह प्रस्ताव अनंत काल के लिए खुला नहीं रहेगा। मैंने बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए अजीब तरह से हल्का महसूस किया। जुआन के निर्णय के बावजूद मैंने अपना निर्णय ले लिया था, न तो प्रतिशोध के लिए और न ही कोई कड़वाहट, बल्कि कुछ मूल्यवान को बचाने की सच्ची इच्छा से। सैंटियागो मुझसे बिल्डिंग के लॉबी में इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? उसने चिंतित स्वर में पूछा। कल देखेंगे, मैंने कहा। लेकिन चाहे उसकी निर्णय जो भी हो, मैं अपने निर्णय के साथ शांति में हूँ। हमने बाकी का दिन उन जगहों पर बिताया जो हमारे पिछले जीवन में महत्वपूर्ण थी। पार्क जहाँ सैंटियागो ने साइकिल चलाना सीखा, आइसक्रीम की दुकान जहाँ हम रविवार को जाते थे, स्कूल जहाँ उसने पढ़ाई की। यह एक विदाई की तरह था।
एक अंतिम श्रद्धांजलि उन यादों के लिए जो हालांकि महत्वपूर्ण थीं, अब हमें परिभाषित नहीं करती थीं। अगले सुबह मुझे जुआन का एक ईमेल मिला। लुइसा, मैं तुम्हारे शर्तों को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा इस मामले में मुझसे बेहतर रही हो। वैसे भी यह कंपनी तुम्हारी है। इसे बचाने या बदलने का निर्णय तुम्हारा है। जुआन, बस इतना आसान। वह साम्राज्य जिसे उसने इतनी बुरी तरह से बचाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने हमारे विवाह का बलिदान दिया, अब एक चुप्पी के साथ हार मानने की स्वीकृति के साथ सौंपा गया। आंद्रिया ने आवश्यक कागजी कार्रवाई में मदद की। 1 सप्ताह में मैं आधिकारिक रूप से कंस्ट्रक्शन कंपनी संतोष की प्रमुख शेयरधारक और सीईओ बन गई। तुरंत मैंने बदलाव लागू करना शुरू किया। मैंने उन प्रमुख कर्मचारियों को वापस लाया जो नौकरी से निकाल दिए गए थे। मैंने अव्यवहारिक प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए। मैंने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां हमारे पास सिद्ध अनुभव था। जुआन ने अपना वादा निभाया और दूर चला गया। मुझे कर्मचारियों से पता चला कि उसने अंततः अपनी शराब की आदत के लिए मदद मांगी और शहर के बाहर एक पुनर्वास क्लिनिक में दाखिल हुआ। पुर्तगाल वापस जाने से पहले मैं उसे क्लिनिक में मिलने गई। यह एक शांत जगह थी, अच्छी तरह से देखभाल किए गए बागों से घिरी हुई। जुआन अलग लग रहा था, पतला, पीला, लेकिन उसकी आंखें हमारे पहले मिलन के मुकाबले और भी स्पष्ट थीं। आने के लिए धन्यवाद, उसने कहा जब हम बाग के एक बेंच पर बैठे। तुम कैसे हो? मैंने सच्चे दिल से पूछा। एक दिन में एक दिन गुजर रहा है, जैसे यहाँ के लोग कहते हैं। उसने दूर की पहाड़ियों की ओर देखते हुए एक पल रुक कर कहा, तुम्हें पता है, बहुत समय तक मुझे लगा कि सफलता ही सब कुछ है, कि अगर मेरे पास पर्याप्त धन, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त सम्मान है तो मैं खुश रहूंगा, और तुम खुश नहीं थे। मैंने दुखी होकर सिर हिलाया। जितना अधिक मैंने प्राप्त किया, उतना ही अधिक मैं खाली महसूस करने लगा। मैंने उस खालीपन को सोफिया, पार्टियों और शराब से भरने की कोशिश की। कुछ भी काम नहीं किया। मैंने चुप रहकर उसे बोलने दिया। तुम्हें और सैंटियागो को अब देखना। तुम लोग कितने ठीक हो। तुमने अपने जीवन को कैसे फिर से बनाया बिना मेरे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ खो दिया। सिर्फ शादी नहीं, बल्कि अपने बेटे को बड़ा होते देखना, एक ऐसा कुछ बनाना जो पैसे या स्थिति से परे हो। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मुझे छू गई। लेकिन यह मेरे भावनाओं को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था, न ही यह अतीत को मिटाने के लिए, लेकिन यह एक तरह की शांति महसूस करने के लिए पर्याप्त था। कभी भी नए सिरे से शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती, जुआन, मैंने आखिरकार कहा। सैंटियागो अभी भी तुम्हारा बेटा है। अगर तुम सच में बदल गए हो, अगर तुम सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो शायद एक दिन यह संभव हो। अभी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में रोके गए आंसू थे। यह तो मैं से ज्यादा है, उसने कहा। हमने एक संक्षिप्त हाथ मिलाया, न तो तलाकशुदा बिटर एक्सेस की तरह, न ही सुलह किए हुए दोस्तों की तरह, बल्कि दो लोगों की तरह जिन्होंने अंततः साझा अतीत के साथ शांति पाली। लिस्बन की ओर लौटने वाली उड़ान शांत थी। सैंटियागो और मैं अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। ग्वाडलाजारा की यात्रा ने हमारे भीतर कुछ हिलाकर रख दिया था, न तो पछतावा, न ही पुरानी यादें, बल्कि एक तरह का समापन। जैसे किसी पहेली का अंतिम टुकड़ा अंततः अपनी जगह पर बैठ गया हो, एक ऐसी तस्वीर को पूरा किया जिसे अब हम पूरी तरह से सराह सकते थे। आर्टुरो हमें लिस्बन के हवाई अड्डे पर मिला। जब उसने हमें देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सैंटियागो को गर्मजोशी से गले लगाया और फिर मुझे अपने बाहों में भर लिया, मुझे हल्के से चूमते हुए। स्वागत है वापस, उसने हमारी सूटकेस लेते हुए कहा। मैंने तुम लोगों को याद किया, मैंने कहा। घर की ओर जाते समय हमने अपनी यात्रा, निर्माण कंपनी की स्थिति, मेरे नियंत्रण लेने का निर्णय और क्लिनिक में जुआन से मिलने के बारे में बताया। आर्टुरो ने ध्यान से सुना, बिना किसी जजमेंट के, केवल समर्थन और समझ प्रदान करते हुए। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, उसने कहा,
जब मैंने अपनी बात खत्म की, यही मायने रखता है। अगले दिनों में मैं लिस्बन में अपनी जिंदगी में फिर से डूब गई। अब ग्वाडलाजारा में निर्माण कंपनी को चलाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ। तकनीक की मदद से मैं अधिकांश काम दूर से कर सकती थी। कुछ महीनों में एक बार व्यक्तिगत दौरे के साथ मैंने एक स्थानीय सीईओ, एक प्रतिभाशाली महिला जिसका नाम राकेल था, को नियुक्त किया, जिसे जुआन ने सालों पहले नौकरी से निकाल दिया था और जिसने नई ऊर्जा और नवोन्मेषी विचारों के साथ कंपनी में कदम रखा। उसकी सीधी नेतृत्व और मेरी रणनीतिक दिशा में निर्माण कंपनी धीरे धीरे सुधारने लगी। डुएरो में वाइनरी फल फूल रही थी। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय वाइन प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता, जिससे हमारी वैश्विक मार्केट में और अधिक पहचान बढ़ी। सैंटियागो अपने वास्तुकला के अध्ययन में उभर रहा था, पहले से ही अपने असाधारण प्रतिभा के लिए शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा मान्यता प्राप्त कर रहा था। उसने वाइनरी के कार्यालय के लिए एक छोटे नवीनीकरण प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग शुरू की। यह उसकी पहली असली कमीशन थी, भले ही यह उसकी अपनी माँ का कमीशन था। मेरी आर्टुरो के साथ संबंध और गहरा होता गया। वह केवल मेरे रोमांटिक साथी नहीं रह गए थे, बल्कि मेरे विश्वास पात्र, मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारी जिंदगी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में उलझी हुई थी, बिना किसी जल्दी या दबाव के। एक धूप भरी वसंत की शाम हम एल्गरवे में अपने घर के पास समुद्र तट पर चल रहे थे, जहां हमने एक लंबा सप्ताहांत बिताया था। समुद्र शांत था, एक गहरे नीले रंग का जो आकाश के साथ क्षितिज पर मिल रहा था। मैंने सोचा है, आर्टुरो ने शुरू किया, जबकि हम रेत पर नंगे पैर चल रहे थे। भविष्य के बारे में किस तरह के विचार? मैंने पूछा, हल्की चिंता महसूस करते हुए। 2 साल साथ बिताने के बाद भी एक हिस्सा मुझ में अभी भी उस खुशी को खोने से डरता था जो मैंने पाई थी। वह रुका, मेरे सामने मुड़कर मुझे उन नीली आंखों से देखा जो मेरी आत्मा के हर कोने को जानती थीं। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं, लुईसा। जरूरी नहीं कि शादी कर ले, जब तक तुम चाहो, लेकिन साथ रहे। शायद इसी घर में जिसे तुम बहुत पसंद करती हो। शायद जब मैं रिटायर हो जाऊं, दुनिया भर में घूमते हुए या सर्दियों की रातों में चुपचाप साथ बैठे हुए, पढ़ते हुए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, न तो दुख के, बल्कि इतनी गहरी खुशी के कि यह लगभग दर्दनाक था। मैं भी यही चाहती हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। उसने मुस्कुराया, वही मुस्कान जो अब भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। तो तय हो गया, कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं, कोई अंगूठी नहीं। हमें इन औपचारिकताओं की जरूरत नहीं थी। हम 2 वयस्क थे, जिन्होंने पहले से ही काफी कुछ जी लिया था, ताकि यह जान सके कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अगले सप्ताह मैंने सैंटियागो को हमारे एक साथ रहने के निर्णय के बारे में बताया। हम उस छोटे कैफे में थे जो विश्वविद्यालय के पास था, जहां हम हर हफ्ते दोपहर के भोजन के लिए मिलते थे। आर्टुरो और मैं एक घर साझा करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने उसकी प्रतिक्रिया ध्यान से देखते हुए कहा। सैंटियागो ने मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उसके पूरे चेहरे को रोशन कर देती थी और मुझे उस बच्चे की याद दिलाती थी जो वह था। अब समय आ गया है, क्या नहीं? उसने कहा। वैसे भी तुम लोग पहले से ही लगभग एक साथ रह रहे हो, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? उसने मेरी हाथ पर अपना हाथ रखा। माँ, मैं 20 साल का हूँ, मैं विश्वविद्यालय में हूँ, जल्द ही मेरा अपना अपार्टमेंट होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। आर्टुरो एक अद्भुत इंसान है, तुम दोनों इसके हकदार हो। मेरे दिल में उस युवक के लिए प्यार उमड़ आया जिसे मैंने पाला था, जो अपने पिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में इतना अलग था। तुम जानते हो कि हमारी घर में हमेशा तुम्हारे लिए जगह होगी, चाहे वह कहीं भी हो, है ना? बिल्कुल, मुझे पता है, उसने एक आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया जो मुझे छू गया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अपने खुद के स्पेस और अपनी जिंदगी होना अच्छा होगा। हमने तय किया कि एल्गरवे में घर, हमारा मुख्य घर। आर्टुरो पहले से ही इस साल के अंत में विश्वविद्यालय से रिटायर होने की योजना बना रहा था
और मैं अपने व्यवसाय को कहीं से भी संभाल सकती थी। हम लिस्बन में अपार्टमेंट रखेंगे जब हमें शहर में रहना होगा, मेरे मीटिंग्स के लिए या सैंटियागो से मिलने के लिए। खुद सैंटियागो इस बात से उत्साहित था कि लिस्बन का अपार्टमेंट अब उसके लिए और भी खास होगा, हालांकि उसे पता था कि उसे हमेशा अल्गार्वे में स्वागत किया जाएगा। जीवन ने एक ऐसा संतुलन हासिल कर लिया था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था जब जुआन ने मुझे छोड़ दिया था। मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र थी, भावनात्मक रूप से पूर्ण, उन लोगों से घिरी हुई जो मुझे मेरे होने के लिए प्यार करते थे, न कि मेरे द्वारा उन्हें मिलने वाले लाभ के लिए। एक दोपहर जब मैं अल्गार्वे के घर में अपने दफ्तर में काम कर रही थी, मुझे जुआन का एक अप्रत्याशित ईमेल मिला। लुइसा, आशा है कि तुम और सैंटियागो पुर्तगाल में ठीक हो। यहाँ चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। मैंने पुनर्वास का कार्यक्रम पूरा कर लिया है और मैं पिछले 6 महीनों से सोबर हूँ, एक दिन में। निर्माण कार्य अब पहचान में नहीं आ रहा है। राकेल ने असाधारण काम किया है और तुम्हारी रणनीतियाँ सटीक रही हैं। कर्मचारी फिर से प्रेरित हो गए हैं। बाजार में हमारी प्रतिष्ठा फिर से उभर रही है। मैं यह लिख रहा हूँ क्योंकि अंततः मैंने कुछ समझा है जो तुमने वर्षों पहले मुझे दिखाने की कोशिश की थी। कंपनियां लोगों से बनी होती हैं, केवल संख्याओं और अनुबंधों से नहीं, कि रिश्ते स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हैं और कि ईमानदारी दिखावे से ज्यादा मूल्यवान है। मैंने तुम्हें कभी सही से धन्यवाद नहीं दिया कि तुमने उस समय कंपनी को बचाया जब तुम बस मुझे डूबने के लिए छोड़ सकते थे। यह एक दयालुता का कार्य था जिसे मैं नहीं डिजर्व करता था, लेकिन जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने यह भी कहा कि यदि सैंटियागो कभी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मैं यहाँ हूँ। मैं समझती हूँ कि उसे समय की ज़रूरत है, शायद हमेशा के लिए, और मैं उसकी निर्णय का सम्मान करूंगी, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ चाहती हूँ। जुआन का ईमेल मैंने कई बार पढ़ा, अजीब भावनाओं के मिश्रण का अनुभव करते हुए। अब न तो गुस्सा था, न ही द्वेष, बस एक प्रकार की उदासी थी उन वर्षों के लिए जो खो गए, गलत चुनावों के लिए। मैंने जब सैंटियागो को ईमेल दिखाया, जब वह हमें सप्ताहांत पर मिलने आया, उसने चुपचाप पढ़ा, उसका चेहरा निस्पंद। क्या सोचते हो? मैंने धीरे से पूछा जब वह खत्म हुआ। उसने एक पल सोचा। यह सच में ईमानदार लगता है। क्या तुम उत्तर देना चाहोगी या जब हम अगली बार ग्वाडलाजारा जाएं तो उससे मिलना चाहोगी? सैंटियागो ने खिड़की से समुद्र को गहराई से देखते हुए कहा। मुझे अभी तक नहीं पता, शायद एक दिन, लेकिन नहीं, अब मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है। तुम तय करो कि कब और अगर तुम संपर्क करना चाहोगे। उस शाम जब मैं अपने बेटे को समुद्र तट पर चलते हुए देख रही थी, मैंने सोचा कि जीवन कितना अप्रत्याशित होता है। कैसे जुआन के कठोर शब्दों ने, अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ और भाड़ में जाओ, ने एक समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए रास्ता खोल दिया। यह नहीं कि हमने दुख नहीं सहे, हमने तीव्रता से दुख उठाया। यह नहीं कि हमने चुनौतियों का सामना नहीं किया, हमने कई का सामना किया, लेकिन हम मजबूत, पूर्ण और वास्तविक रूप से उभरे। उस रात जब आर्टुरो और मैंने छत पर शराब पीते हुए सूर्यास्त में रंगों के खेल को देखा, मैंने एक गहरी शांति का अनुभव किया। तुम क्या सोच रही हो? आर्टुरो ने मेरे विचारशील मौन को नोटिस करते हुए पूछा। इस बारे में कि जीवन हमें अप्रत्याशित रास्तों पर ले जाता है, मैंने उत्तर दिया। कभी कभी हमें कुछ खोने की ज़रूरत होती है ताकि हम कुछ बेहतर पा सकें। उसने सिर हिलाया, बिना और कुछ कहे, समझते हुए। यह उसकी सबसे प्रिय बातें थीं, मेरी बातों के बीच के मौन को समझने की उसकी क्षमता। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या सोचता हूँ? उसने कहा, हमारी शराब की चश्मे को फिर से भरते हुए। मुझे लगता है कि तुम कभी सच में खोई नहीं थी, बस अस्थायी रूप से भटकी हुई थी। मैंने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सोचा, शायद वह सही था। शायद सबसे अंधेरे क्षणों में, जब जुआन मुझे अदालत में नीचा दिखा रहा था, जब मैं सब कुछ खोने के लिए लड़ाई कर रही थी,
तब मेरे एक हिस्से को पहले से ही पता था कि मैं वापस अपना रास्ता खोजूंगी, न कि जो मैं पहले थी, बल्कि कुछ नया, कुछ बेहतर। मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करती हूँ, मैंने अपनी चश्मा उठाते हुए कहा, मुझे मेरे उत्तरी दिशा खोजने में मदद करने के लिए। हमारे लिए, उसने सौम्य रूप से सुधारते हुए कहा, अब से साथ में नेविगेट करने के लिए। जब सूर्य क्षितिज में लुप्त हो रहा था, मैंने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने मुझे वहां पहुंचने में मदद की थी। सैंटियागो अपनी शांत शक्ति और अटूट वफादारी के साथ, कार्मेन अपनी बिना शर्त दोस्ती के साथ, आंद्रिया अपनी दृढ़ संकल्प के साथ, रोबर्टो अपनी दयालुता और मार्गदर्शन के साथ, चाचा एंटोनियो अपनी अप्रत्याशित और परिवर्तक विरासत के साथ, और हाँ, यहाँ तक कि जुआन, जिनकी क्रियाएं हालांकि दर्दनाक थीं, मुझे अपनी ताकत और अपनी पहचान को फिर से खोजने के लिए मजबूर किया। अदालत उस दिन चुप थी, बहुत समय पहले, जब न्यायाधीश ने मेरी अप्रत्याशित विरासत का खुलासा किया। लेकिन असली शांति, आंतरिक शांति, आत्मज्ञान की शांति, स्वीकृति की, वह मैंने बहुत बाद में पाई, अलगार्वे के समुद्र तटों में, डुएरो के अंगूर के बागों में, लिस्बन की गलियों में। और उस शांति में मैंने अंततः अपनी आवाज़ सुनी, स्पष्ट, आत्मविश्वासी, सच्ची। अब यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया सदस्यता लें और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको दंग कर गया। आह, और सदस्य बनना न भूलें। विशेष वीडियो देखने के लिए जो मैं यहाँ साझा नहीं करता, मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।